बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान तुगरल की मौत के बाद मुसलमान इलाकों में 5 बड़े बड़े हादसे रूनुमा हुए। पहला ये कि सुलेमान ने सुल्तान होने का दावा कर दिया है और मरने वाले सुल्तान तुगरल का वजीर अमीदुल मुल्क अंदूरी सुलेमान का साथ दे रहा है। अमीदुल मुल्क और सुलेमान ने रे शहर को अपना पाया तख्त बनाया हुआ है और वहां उन्होंने हालात का मुकाबला करने के लिए बड़ी तेजी से अपने लश्कर में इजाफा करना शुरू किया हुआ है। दूसरा हादसा सगानिया के लश्करों की बगावत थी। तीसरा हादसा खतलान के सरकशों का इज्तिमा था। चौथा हादसा वाली हिरात मूसा बिगो की बगावत और पांचवा और सबसे बड़ा हादसा अल्ब के सोतेले चचा और मोसलो दियार बकर के हाकिम कुतलमिश बिन इसराइल की सरकशी और बगावत है। पर मेरे अजीज, जो खबरें अब तक मेरे पास पहुंची हैं उनके मुताबिक अल्प अरसलान ने बेपनाह कुव्वत हासिल कर ली है। सुल्तान तुगरल के सिपे सालार आला ज़ेदाक बिन तुगराई के अलावा तुगरल के सिपे सालार सादुदौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर भी अपने अपने हिस्से के लश्करियों के साथ अल्प अरसलान से जा मिले हैं। इन जर्नैलों के साथ मिलने के बाद पहले मरहले में अल्प अरसलान ने बड़ी आसानी के साथ सगानिया और खतलान के बागियों का खात्मा कर दिया है और उनमें से किसी को भी बचकर भागने का मौका उसने नहीं दिया। मेरे जासूसों का कहना है कि अब अल्प अरसलान अपने जर्नैलों के साथ वालिया हिरात मूसा बिगो के खिलाफ हरकत में आएगा। उसके बाद अपने चचा कुतलमिश बिन इसराइल की सरकूबी करने के बाद वो रे शहर का रुख करेगा और नए सुल्तान सुलेमान के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। मेरे वो जासूस जो सुल्तान अल्प अरसलान के लश्कर का जायजा लेकर आए हैं, उनका कहना है कि अल्प अरसलान और उसके जर्नैलों के हौसले बेहद बुलंद हैं और उनके इरादों को देखते हुए ये बात वसूख से कही जा सकती है कि बहुत जल्द अल्प अरसलान सारे बागियों का कला कमा कर देगा, हत्ता कि वो नाम निहाद सुल्तान सुलेमान को भी अपने सामने ज़ेर करने में कामयाब हो जाएगा। फिर अल्प अरसलान मरने वाले सुल्तान तुगरल से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और पुरजोश होकर हमारे सामने आएगा। बकरात मेरे अजीज, मेरे मुखबिरों का कहना है कि जो कासिद हमने कत्ल किए हैं उन दोनों मुसलमान कासिदों की मौत की खबर अल्प अरसलान तक पहुंच चुकी है। मेरे अजीज, अगर ऐसा हो चुका है तो याद रखना, अपने अंदरूनी मामलात से निपटने के बाद यह अल्प अरसलान हमारा रुख जरूर करेगा। कबल इसके कि वो हम पर चढ़ दौड़े, हमें भी अपने दिफा के लिए अपने अमूर को आखिरी शक्ल दे लेनी चाहिए। सुन बकरात मेरे बेटे, अल्प अरसलान के मुस्तकबिल में हमलों का सामना करने के लिए मेरे सामने इस वक्त 2 बड़ी तजवीजें हैं। पहली ये कि मैं अपने भाई और तुम्हारे बाप लियांडर की तरफ पैगाम भिजवाऊं और उनसे ये कहूं कि जिस कदर लश्कर उससे हो सकता है उसके साथ वो निकले और मुसलमान इलाकों में दाखिल होकर हर तरफ तबाही और बर्बादी का खेल खेलते हुए उन इलाकों से खुराक के अलावा जिस कदर जरूरियात की चीजें मिले वो सब अपने शहर अंजाज में ढेर करता चला जाए, ताकि आने वाले दौर में अगर अल्प अरसलान हमारे खिलाफ हरकत में आए तो जंगों के तूल पकड़ने की सूरत में खुराक और जरूरियात की यही चीजें हमारे काम आए। बकरात मेरे बेटे, इस मकसद के लिए आज ही तुम खुद तेज रफ्तार कासिद अपने बाप लियांडर की तरफ भिजवाओ और जो हुक्म मैंने दिया है उस तक पहुंचाओ। इसके अलावा 2 कासिद कुस्तुनतुनिया के रोमन शहंशाह रोमानोस की तरफ भी रवाना कर दो। उन कासिदों के जरिए रोमानोस को आगाह करो कि मुसलमानों का सुल्तान तुगरल मर चुका है। इस वक्त 2 बड़े सूरमा मुसलमानों के सुल्तान होने के दावेदार हैं, एक अल्प अरसलान, दूसरा सुलेमान। हालात और वाकयात बता रहे हैं कि अल्प अरसलान अनकरीब हर दुश्वारी पर काबू पालेगा और अगर वो ऐसा करेगा तो फिर वो जरूर हमारे खिलाफ हरकत में आएगा। ये कासिद कुस्तुनतुनिया के रोमन शहंशाह रोमानोस पर यह भी वाजे करें कि अगर अल्प अरसलान गुर्जिस्तान के खिलाफ हरकत में आया तो गुर्जिस्तान से निपटने के बाद वो जरूर रोमनों का रुख करेगा और रोमनों को भी निस्तो नाबूद करके रख देगा। लिहाजा हमारी तरफ से यह तजवीज है कि रोमन भी अपने हिसार से निकलें और मुसलमान इलाकों पर टूट पड़ें। इस तरह जब गुर्जिस्तान की तरफ से हम और रोमनों की तरफ से रोमनों का शहंशाह रोमानोस भी मुसलमान इलाकों पर हमलावर होगा तो अल्प अरसलान अपने आप को बेबस पाएगा, इसलिए कि वो एक कुव्वत से तो टकरा सकता है, दोनों कुव्वतों से टकराने की जुर्रत नहीं करेगा। कभी भी गुर्जिस्तान और रोमनों की नाकाबिले तस्खीर कुव्वत से बैक वक्त टकराने की हिमाकत नहीं करेगा। मेरे ख्याल में वो अगर ऐसी जुर्रत कर भी ले तो फिर बहुत जल्द नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। बकरात मेरे बेटे, अगर हम रोमनों के बादशाह रोमानोस को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएं कि मुस्तकबिल करीब में मुसलमान सिर्फ गुर्जिस्तान ही के लिए नहीं रोमनों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं हमारी तरह रोमानोस भी मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़ा होगा और अगर ऐसा हुआ तो हम ही नहीं
रोमन भी मुस्तकबिल में सुल्तान अल परसलान की तुर्कताज मुहिमों से महफूज हो जाएंगे। मेरे बेटे, आज ही अपने बाप लियांडर और रोमनों के शहंशाह रोमानोस की तरफ कासिद भिजवा दो। इस सिलसिले में हमें ताखीर नहीं करनी चाहिए, वरना याद रखना अल परसलान अपने दाखिली अमूर पर काबू पाने के बाद आंधी और तूफान की तरह हम पर हमलावर होगा। इसलिए कि मेरा दिल कहता है वो अपने मरने वाले दोनों सफीरों का हमसे इंतकाम लिए बगैर नहीं रहेगा। इस पर छोटा बकरात अपने बड़े चचा बकरात की उस तजवीज से इत्तेफाक करता हुआ अपनी जगह से उठा और कहने लगा, ऐ मेरे अम, आप बेफिक्र रहें, मैं आज ही दोनों तरफ कासिद रवाना करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपकी तजवीज के मुताबिक जब अमल होगा तो अल परसलान कभी भी हम पर धावा बोलने की कोशिश नहीं करेगा। उसके साथ ही बकरात बाहर निकल गया था। उसी रोज दो कासिद अंजाज के हाकिम लियांडर और रोमनों के शहंशाह रोमानोस की तरफ रवाना कर दिए गए थे। कुस्तुनतुनिया के कसर में एक रोज रोमनों का शहंशाह रोमानोस अपना दरबार लगाए हुए था। उसके बाएं जानिब उसके लश्करियों का सालार आला मिकाइल, उसके बाद रोमनों का इंतहा दर्जे का खूनख्वार और जंगजू सालार बासिलियोस और उसके बाद तीसरे दर्जे का जर्नैल आर्दी बैठे हुए थे, जबकि रोमनों के शहंशाह रोमानोस के दाएं तरफ उसकी मलिका यूडोसिया बैठी हुई थी। याद रहे ये मलिका यूडोसिया पहले रोमनों की कैसरा हुआ करती थी। बाद में जब उसने रोमानोस से शादी कर ली तो रोमानोस रोमनों का शहंशाह बना। कुछ देर तक बाहम गुफ्तगू होती रही। फिर रोमनों के शहंशाह रोमानोस ने बुलंद आवाज और तहक्कुमाना अंदाज में अपने चौबदार को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, उन कासिदों को पेश करो जो गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की तरफ से हमारे लिए कोई पैगाम लेकर आए हैं। इस पर चौबदार फौरन बाहर निकला और उन कासिदों को अंदर लाया जो गुर्जिस्तान की तरफ से रोमनों के शहंशाह रोमानोस की तरफ रवाना किए गए थे। वो कासिद अंदर आए। उस कमरे के वस्त में आकर अपने आप को जमीन की तरफ खूब झुकाते हुए उन्होंने रोमनों के शहंशाह रोमानोस को ताजीम दी। जब वो सीधे खड़े हुए तो रोमानोस ने उन्हें मुखातिब करके पूछा, तुम अपने बादशाह बकरात की तरफ से मेरे लिए क्या पैगाम लेकर आए हो? इस पर उन कासिदों में से एक बोल पड़ा, ए रोमनों के अजीम शहंशाह, हमारे बादशाह ने आपकी तरफ ये पैगाम देकर भेजा है कि इस वक्त मुसलमान इलाकों पर हमलावर होने का बेहतरीन मौका है। रोमनों के अजीम शहंशाह, मुसलमानों का सुल्तान तुगरल सल्जोकी फौत हो चुका है। उसकी ममलुकत में जगह जगह सरकशी और बगावत के खेल शुरू हो चुके हैं। हमारे बादशाह ने यह पैगाम भिजवाया है कि अगर इस मौके पर आप अपनी हदूद से निकलकर मुसलमान इलाकों पर जरब लगाएं और हमारा बादशाह भी अपने इलाकों से निकलकर मुसलमान इलाकों पर जरब लगाए, तो इस तरह न सिर्फ ये कि हम और आप मुसलमानों के वसी इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं, बल्कि एक तरह से हमारी धाक मुसलमानों पर बैठ जाएगी और आइंदा कभी भी वो गुर्जिस्तान और रोमन सल्तनत के खिलाफ हरकत में आने की हिम्मत और जसारत नहीं कर सकेंगे। उस कासिद के उस इंकशाफ पर रोमानोस ही नहीं, उसके जर्नैल और मलिका यूडोसिया भी थोड़ी देर तक मुस्कुराते रहे। शायद सुल्तान तुगरल सल्जोकी की मौत पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया था, इसलिए कि तुगरल सल्जोकी का नाम रोमनों और गुर्जिस्तानियों ही के लिए नहीं बल्कि दीगर दुश्मनों के लिए भी खौफ और अंदेशों का बायस था। फिर रोमानोस ने उन कासिदों को मुखातिब किया, मुझे मुसलमानों के इलाकों के हालात तफसील के साथ बयान करो, फिर मैं तुम्हें कोई जवाब देता हूँ। इस पर दूसरा कासिद बोल पड़ा, अजीम शहंशाह, जैसा कि मेरा साथी बता चुका है कि मुसलमानों का सुल्तान तुगरल सल्जोकी फौत हो चुका है। पहले उसने अपने एक भतीजे अल परसलान को अपना वली अहद मुकर्रर किया था जो मर्व का हाकिम है, लेकिन बाद में ना जाने क्यों उसने अल परसलान की जगह अपने एक दूसरे भतीजे सुलेमान को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया। इसी बिना पर तुगरल की मौत के बाद दंगा और फसाद उठ खड़ा हुआ है। अब एक तरफ अल परसलान सुल्तान होने का दावेदार है, दूसरी जानिब वली अहद सुलेमान सुल्तान तुगरल के वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी के साथ रे में अपनी कुव्वत को मुज्तमे कर रहा है और निशापुर की जगह उसने रे को अपना दारुल खिलाफा बना लिया है। ये तो दो बड़ी कुव्वतें हैं। इनके अलावा और भी दूसरी कुव्वतें हैं जो बगावत और सरकशी पर उतरी हुई हैं। इनमें सगानिया के लोग हैं, खतलान के जंगजू हैं। वालिया हिरात मूसा बिगो बगावत कर चुका है और अल परसलान का चचा कुतलमिश बिन इसराइल जो कभी मोसल और दियार बकर का हाकिम है, वो भी बगावत पर उतरा हुआ है और एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर वो भी रे शहर का रुख किए हुए हैं। यह खबरें शायद रोमानोस ही नहीं उसके जर्नैलों के लिए भी खुशकुन थी। थोड़ी देर तक रोमानोस अपने जर्नैलों, उसके बाद अपनी मलिका यूडोसिया के साथ सलाह मशवरा करता रहा। फिर कासिदों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम आने वाली शब हमारे यहाँ मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से कयाम करो। कल सुबह यहाँ से कूच कर जाओ और अपने बादशाह बकरात को जाकर मेरी तरफ से ये पैगाम देना
कि हम उसकी तजवीज़ पर अमल करेंगे। मैं आज ही अपने एक जर्नैल को इस काम पर मुकर्रर करता हूँ। वो एक बड़े लश्कर के साथ मुसलमान इलाकों पर वारिद होगा और हर समत हर सू तबाही और बर्बादी का खेल खेल कर रख देगा। रोमानोस के कहने पर गुर्जिस्तान के कासिद वहां से चले गए थे। उनके जाने के बाद रोमानोस ने अपने जर्नैल आर्दी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, आर्दी, जो कुछ इन कासिदों ने कहा है, जो कुछ इन दिनों मुसलमानों की सल्तनत की हालत और गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात ने जो मशवरा दिया, वो तुम सब ने सुना। आर्दी, इस काम के लिए मैं तुम्हें मुकर्रर करता हूँ। आज ही एक बहुत बड़ा लश्कर तुम्हारे सपुर्द कर दिया जाएगा और आने वाली रात के पिछले हिस्से में तुम यहां से मुसलमान इलाकों की तरफ कूच करो। सुनो, मुसलमान इलाकों में दाखिल होने के बाद चारों तरफ तबाही और बर्बादी का खेल खेलो। बड़े छोटे शहरों कस्बों को आग लगाते जाओ, पर एक बात याद रखना, हर बस्ती पर तबाही और बर्बादी नाजिल करने से पहले उसे अच्छी तरह लूटना और वहां के मकीनों का कत्लेआम करना। इस तरह जहां हम मुसलमानों के शहरों और बस्तियों को तबाह बर्बाद करेंगे, जहां उन्हें उसका बेपनाह नुकसान होगा, वहां उन बस्तियों से हमें फवायद भी हासिल होंगे और उनसे हमें खुराक के अलावा जरूरियात की बेशुमार दीगर अशिया भी हासिल होंगी। मेरे ख्याल में तुम मेरा मतलब समझ ही चुके होगे। जवाब में रोमानोस के जर्नैल आर्दी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन को खम किया, फिर कहने लगा, आका, आप कोई फिक्र ही ना करें। मैं समझता हूं यह काम हमें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। जिस तरह गुर्जिस्तान के बादशाह ने हमें यह मशवरा दिया है, इस तरह हमें उसे यह मशवरा देना चाहिए था। बहरहाल आप बेफिक्र रहें, मैं वो लश्कर जो आप मुझे मुहैया करेंगे लेकर मुसलमान इलाकों में दाखिल होऊंगा और वहां मौत और तबाही का वो खेल खेलूंगा जो जमाने को बरसों याद रहेगा। उसके साथ ही रोमनों के शहंशाह रोमानोस ने वो इजलास मुलतवी कर दिया था। आने वाली शब के पिछले हिस्से में रोमन जर्नैल आर्दी एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर कुस्तुनतुनिया से रवाना हुआ और बड़ी बर्क रफ्तारी से उसने मुसलमानों के इलाकों का रुख किया था। हिरात का बागी हाकिम मूसा बीगो अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से रे शहर की तरफ पेशकदमी कर रहा था कि एकदम उसने अपने लश्कर को रुकने और वहां पड़ाव करने का हुक्म दे दिया था, इसलिए कि जिस शाहराह पर वो सफर कर रहा था उस शाहराह पर सुल्तान अल परसलान अपने लश्कर के साथ उसकी राह रोके हुए था। सुल्तान अल परसलान के मुखबिर हर बागी पर गहरी निगाह रखे हुए थे। उन्होंने वाली हिरात मूसा बीगो की आमद की इत्तला दे दी थी, लिहाजा सुल्तान उसके रास्ते में पड़ाव करके बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। सुल्तान के सामने आने के बाद मूसा बीगो ने फौरन पड़ाव कायम करने का हुक्म दिया। साथ ही उसने अपने लश्करियों को भी मुस्तैद कर दिया था कि कहीं अल परसलान फौरन उस पर हमलावर होकर नुकसान ना पहुंचा दे। सुल्तान अल परसलान ने फौरन मूसा बीगो पर हमला नहीं किया। अपनी जगह पर सुल्तान बिल्कुल पुरसकून और मुतमईन रहा, जिससे मूसा बीगो ने भी अपने लश्कर का पड़ाव कायम किया, खेमे नस्ब किए। आने वाली रात पुरसकून तौर पर गुजर गई। ना सुल्तान की तरफ से हमलावर होने के लिए कोई नकलो हरकत की गई, ना ही मूसा बीगो ने हमलावर होने की कोई कोशिश की। दूसरे रोज सबसे पहले सुल्तान अल परसलान ने जंग के तबल बजवा दिए थे, जो बागी वाली हिरात मूसा बीगो के लिए तनबीह थी कि सुल्तान अल परसलान उसके खिलाफ जंग की इब्तदा करना चाहता है। जंग के तबल की आवाज सुनने के बाद मूसा बीगो ने भी जंग की इब्तदा करने के लिए अपने लश्कर में तबल बजवा दिए थे। मूसा बीगो के सामने सुल्तान अल परसलान ने अपने लश्कर की तरतीब कुछ इस तरह रखी कि अपने और साद बिन मंसूर के हिस्से के लश्कर को उसने यकजा रखा और उसे कल्ब की शक्लो सूरत दी। साद बिन मंसूर को सुल्तान ने अपने साथ रखा था। मेमना के तौर पर जिदाक बिन तुगराई को दाएं जानिब रखा था, जबकि मेसरा का कमांडर सादुदौला गोहर को मुकर्रर किया था। अपने लश्कर की तरतीब दुरुस्त करने और सफ़ें उस्तवार करने के बाद सुल्तान ने पेशकदमी शुरू की। सुल्तान मूसा बीगो बागी पर हमले की इब्तदा खुद करना चाहता था। दूसरी जानिब सुल्तान की तरफ देखते हुए मूसा बीगो ने भी अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया था और वो भी जंग का सामना करने के लिए पेशकदमी शुरू कर चुका था। हमले की इब्तदा खुद सुल्तान अल परसलान ने की थी। सुल्तान अल परसलान और उसके साथ साद बिन मंसूर दोनों अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ गरजती धाड़ती आंधियों की तरह हमलावर हो गए थे। सुल्तान अल परसलान और साद बिन मंसूर के बाद जिदाक बिन तुगराई ने भी अपने काम की इब्तदा कर दी थी। थोड़ी देर तक वो अपने लश्करियों के साथ तकबीरें बुलंद करता रहा, फिर वो भी अल परसलान और साद बिन मंसूर की तरह मूसा बीगो के लश्कर के बाएं हिस्से पर टूट पड़ा था। अल परसलान, साद बिन मंसूर और जिदाक बिन तुगराई के बाद सादुदौला गोहर ने भी अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। उसने मूसा बीगो के लश्कर के दाएं हिस्से को अपना हदफ बनाया था। दूसरी जानिब मूसा बीगो भी पीछे ना रहा था।
अपने लश्कर के तीनों हिस्सों के साथ वो भी सुल्तान अल परसलान के तीनों हिस्सों पर हमलावर हो गया था। न जाने अपनी किस ताकत और कुव्वत के घमंड पर वालिया हिरात मूसा बीगो ने सुल्तान अल परसलान के खिलाफ बगावत की थी। थोड़ी ही देर की जंग में उसकी हालत बड़ी पतली होना शुरू हो गई थी। दरमियानी हिस्से से सुल्तान अल परसलान और साद बिन मंसूर ने दाएं जानिब से जिदाक बिन तुगराई और बाएं जानिब से सादुदौला गोहर ने वालिया हिरात मूसा बीगो के लश्करियों के सारे दमखम बड़ी तेजी से निकालने शुरू कर दिए थे। सुल्तान अल परसलान, जिदाक बिन तुगराई, सादुदौला गोहर और साद बिन मंसूर ऐसी जांफिशानी, ऐसी दलेरी से लड़े थे कि वालिया हिरात मूसा बीगो के लश्करी ज्यादा देर तक उनके सामने न ठहर सके और मूसा बीगो के लश्कर की अगली कई सफों को सुल्तान अल परसलान के लश्कर ने काट कर रख दिया था। जल्द ही मूसा बीगो के लश्कर की हालत सुल्तान अल परसलान के हाथों अबतर होना शुरू हो गई थी। ये जंग ज्यादा देर तक जारी ना रह सकी। जब मूसा बीगो के लश्कर की अगली सफों का सफाया हो गया, तब सुल्तान ने जिदाक बिन तुगराई, सादुदौला गोहर को पैगाम भिजवाया कि सामने की तरफ से वो और साद बिन मंसूर मूसा बीगो के दबाव को संभाल लेंगे। वो दोनों दाएं बाएं फैलते हुए पहलू की तरफ से दुश्मन पर हमलावर हो जाएं। सुल्तान अल परसलान का यह हुक्म मिलना था कि जिदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर फौरन हरकत में आए और दाएं बाएं आगे बढ़ते हुए वो बड़ी तेजी से दुश्मन के दोनों पहलुओं पर जरब लगाने लगे थे। एक तरह से वालिया हिरात मूसा बीगो के लश्करियों का तीन अतराफ से कत्लेआम शुरू हो चुका था। जल्द ही ये जंग अपने अंजाम को पहुंच गई। मूसा बीगो का साथ देने वाले बेशुमार बागियों को कत्ल कर दिया गया। बचने वालों ने जब देखा कि वो सुल्तान अल परसलान के सामने भाग नहीं सकेंगे, तो उन्होंने हथियार डाल दिए। मूसा बीगो को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। मूसा बीगो के गिरफ्तार होने और बचे कुचे लश्करियों के हथियार डालने के बाद जिस वक्त जिदाक बिन तुगराई अपने जख्मी सिपाहियों की देखभाल कर रहा था, ऐन उस वक्त उसके कुछ लश्करी जिन्होंने मूसा बीगो को जिंदा गिरफ्तार किया था, वो मूसा बीगो को रस्सियों में जकड़े जिदाक बिन तुगराई के पास लाए। उस मौके पर जिदाक बिन तुगराई ने बड़े गौर से मूसा बीगो की तरफ देखा। वह उसे मुखातिब करके कुछ पूछना ही चाहता था कि जिदाक बिन तुगराई के जो लश्करी उसे पकड़ कर लाए थे, उनमें से एक ने जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अमीर जिदाक, ये बागी लश्कर का कमांडर मूसा बीगो है। इसे हमने जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। जिस वक्त हमने इसे गिरफ्तार किया, इसने हमारी मिन्नत समाजत की कि इसे सुल्तान अल परसलान की बजाय आपके सामने पेश किया जाए। ये आपसे कुछ कहना चाहता है। उस लश्करी के उस इंकशाफ पर जिदाक बिन तुगराई का चेहरा गुस्से और नाराजगी में तांबे की तरह तप गया था। थोड़ी देर तक वो खा जाने वाले अंदाज में मूसा बीगो की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मूसा बीगो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुमने अपने लश्कर की हालत देखी। लम्हों के अंदर हमने तुम्हारे लश्कर का सफाया करके रख दिया है। क्या इसी लश्कर के बलबूते पर तुम हमारे खिलाफ बगावत करने उठे थे? कहो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? इस पर मूसा बीगो फौरन बोल पड़ा और जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर जिदाक बिन तुगराई, मैं जानता हूं सुल्तान अल परसलान की निगाहों में तुम्हारी क्या इज्जत और वक़्त है। मैं ये भी जानता हूं कि मरने वाले सुल्तान तुगरल के यहाँ तुम्हारी क्या इज्जत, क्या वकार था। मैंने इसलिए गिरफ्तार करने वाले सिपाहियों की मिन्नत समाजत की कि मुझे अमीर जिदाक बिन तुगराई के पास लेकर जाया जाए। देख अमीर, मुझसे गलती हुई, मैं अपनी उस गलती को तस्लीम करता हूं। मुझे सुल्तान के खिलाफ कभी भी बगावत और सरकशी का इजहार नहीं करना चाहिए था। मैं सच्चे दिल से ताइब होता हूं। बस एक बार आप सुल्तान से मेरी इस तकसीर की माफी दिला दे और मैं अहद करता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा सुल्तान अल परसलान का मती और फरमा बरदार बनकर रहूंगा। मूसा बीगो की उस गुफ्तगू के जवाब में जिदाक बिन तुगराई थोड़ी देर तक उसे घूर घूर कर देखता रहा, फिर कहने लगा, सुन मूसा बीगो, जंग के किसी कैदी को माफ करना मेरे बस की बात नहीं। ये सुल्तान अल परसलान का काम है। मैं तुम्हें सुल्तान की खिदमत में पेश कर देता हूं। तुम सुल्तान से अपना मुद्दा बयान करना। अगर सुल्तान तुम्हारे कत्ल का हुक्म दे या तुम्हें माफ कर दे, ये तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारी किस्मत है। लेकिन एक बात याद रखना, तुमने बगावत करके इंतहाई मकरू फेल का इर्तिकाब किया है। जब तुम्हें हाकिम हिरात बरकरार रहने दिया था, तो फिर किस बात ने, किस मुतालबे ने तुम्हें अंगेख्त किया कि तुम सुल्तान अल परसलान के खिलाफ बगावत करो? क्या तुम अपने जामे से निकलकर यह ख्याल करने लगे थे कि सल्जोकियों की सल्तनत के तुम सुल्तान भी हो सकते हो? अगर तुमने किसी मौके पर ऐसा सोचा तो याद रखना
कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी हिमाकत और बेवकूफ़ी थी। जिदाक बिन तुगराई के खामोश होने पर मूसा बिगो फिर बोल पड़ा, अमीर जिदाक बिन तुगराई, मैं ये नहीं कहता कि मुझे माफ़ करने का आप हक रखते हैं। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ सुल्तान अल परसलान की खिदमत में हाजिर हों और मेरे हक में आपके 2 अल्फाज कह देना भी मेरी जान बख्शी के लिए काफ़ी होंगे। मैं सुल्तान के सामने भी कहूँगा और आपके सामने भी कहता हूँ कि जब तक जिंदा रहूँगा आप लोगों का मती और फरमा बरदार बनकर रहूँगा। चाहे मुझे हिरात की विलायत पर बहाल किया जाए या ना किया जाए, मैं एक आदमी की हैसियत से भी सुल्तान का वफादार बनकर रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ सुल्तान के पास चलें। अगर आप मेरे हक में चंद अल्फाज कह दें तो ये मेरे लिए मोजिज असर साबित होंगे। मूसा बिगो की उस गुफ्तगू से जिदाक बिन तुगराई थोड़ी देर मुस्कुराता रहा, फिर कहने लगा, अगर तुम्हारे यही ख्यालात है तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके साथ जिन लश्करियों ने मूसा बिगो को जकड़ा हुआ था उन्हें लेकर जिदाक बिन तुगराई सुल्तान अल परसलान की तरफ हो लिया था। मूसा बिगो को जिदाक बिन तुगराई चंद मुहाफिजों के साथ सुल्तान अल परसलान के पास ले गया। उस वक्त सुल्तान सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर के पास खड़ा था और अपने लश्कर के लिए खाना तैयार करने का हुक्म दे रहा था। मूसा बिगो सुल्तान अल परसलान के सामने आया। उसे देखते ही सुल्तान का चेहरा गुस्से और गजब नाकी में तांबा और आंखें आग बरसाने लगी थी। सुल्तान अल परसलान की हालत देखते हुए मूसा बिगो के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। वो सरसों और हल्दी होकर रह गया था। उस मौके पर मूसा बिगो सुल्तान अल परसलान को मुखातिब करते हुए कुछ कहना ही चाहता था कि सुल्तान ने उसे मुखातिब करने में पहल कर दी। मूसा बिगो, तुम एक अरसे से हिरात में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे थे। मेरा चचा सुल्तान तुगरल तुम्हारी कारकर्दगी से खुश था। मेरा बाप भी अक्सर तुम्हारी तारीफ किया करता था। अपने चचा तुगरल की वफात के बाद मैं तुमसे बेहतरी की उम्मीद रखता था, लेकिन जब मैंने ये सुना कि औरों की तरह तूने भी मेरे खिलाफ बगावत कर दी है तो सुन, मुझे सबसे ज्यादा सदमा और दुख तेरी बगावत पर हुआ। दूसरों से मुझे यकीनन सरकशी और बगावत की उम्मीद थी, लेकिन मूसा बिगो, मैं तुमसे ऐसी कोई तवक्को नहीं रखता था। क्या तुम बताओगे वो कौन से अवामिल थे जिन्हें सामने रखते हुए तुमने मुझसे बगावत और सरकशी इख्तियार की? सुल्तान अल परसलान के उन अल्फाज पर मूसा बिगो कुछ कहने ही वाला था कि सुल्तान फिर बोल पड़ा, मूसा बिगो, मुझे तुम्हारे गिरफ्तार होने की खबर तुम्हारी आमद से पहले ही मिल चुकी थी। मुझे मेरे मुखबिर ने यह भी बता दिया है कि तुम जिदाक बिन तुगराई के पास गए हो ताकि वो तुम्हारी मुझसे सिफारिश करके तुम्हारी गुलू खलासी करा दे। देख मूसा बिगो, अगर तुमने यही करना था तो फिर तुमने बगावत और सरकशी का रास्ता क्यों इख्तियार किया? अचानक मूसा बिगो सुल्तान अल परसलान के पांव पर घुटनों के बल गिर गया। फिर अपना सर उसने सुल्तान के पांव पर गिरा दिया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं मैं माजी में सल्जोक सल्तनत का बेदाम गुलाम रहा हूं और हर मौके पर मैंने फर्मा बरदारी का इजहार किया है, मगर बुरा हो हालात का जिन्होंने मुझे इस बदतरीन अंजाम तक पहुंचाया। सुल्तान मोहतरम, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सिर्फ एक बार मेरी गलती, मेरी तकसीर को माफ करें। सिर्फ एक बार मुझे अमान दें। इसके बाद अगर मेरे जहन में आपके खिलाफ बगावत और सरकशी का कोई ख्याल भी आया तो मैं अपनी गर्दन खुद काट कर रख दूंगा। सुल्तान मोहतरम, मुझे उम्मीद है कि आप एक बार मुझे माफी जरूर इनायत करेंगे। इसके बाद मैं जब तक जिंदा रहा हमेशा आपका मती और फर्मा बरदार बनकर रहूंगा। मूसा बिगो उसी तरह सुल्तान अल परसलान के पांव पर पड़ा रहा। इस दौरान सुल्तान अल परसलान ने हाथ के इशारे से जिदाक बिन तुगराई को अपने करीब बुलाया। जब जिदाक करीब गया तो सुल्तान ने उसके कान में सरगोशी की, तुगराई के बेटे, तेरा इस सिलसिले में क्या ख्याल है? तू मेरा दस्ते रास्त है। मैं अब हर मामले में तेरी सलाह, तेरे मशवरे को अहमियत और फोकियत देता रहूंगा। कहो तो मूसा बिगो के सिलसिले में मुझे क्या मशवरा देते हो? जमीन पर पड़े ही पड़े मूसा बिगो भी सुल्तान अल परसलान और जिदाक बिन तुगराई की सरगोशी को सुन रहा था। सुल्तान के उस इस्तफसार पर जिदाक बिन तुगराई ने कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, मैं समझता हूं मूसा बिगो को काफी सजा मिल गई है। रास्ते में मुझे इसने बताया है कि इसके लश्कर में कुछ सालार थे जिन्होंने इसे बगावत और सरकशी पर आमादा किया। अब उन सालारों का भी खात्मा हो गया है और जो बागी अनासिर इसके लश्कर में थे वो भी मौत के घाट उतार दिए गए हैं। मेरे ख्याल में मूसा बिगो को सुल्तान मोहतरम एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दौर में यह अपनी इत्तबा और फर्मा बरदारी को साबित कर सके। जिदाक बिन तुगराई के उन अल्फाज से सुल्तान अल परसलान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी।
उसके साथ ही सुल्तान झुका, शानों से पकड़कर मूसा बिगो को उसने ऊपर उठाया। फिर करीब ही खड़े मुहाफिजों को सुल्तान ने हुक्म दिया, मूसा बिगो के पुश्त पर बंधे हुए हाथ खोल दो। मूसा बिगो की गर्दन अभी तक झुकी हुई थी, उसकी आंखों में नदामत के आंसू थे, चेहरे पर परेशानी और तफक्कुरात की हवाइयां उड़ रही थी। अल्परसलान थोड़ी देर तक उसकी उस हालत को देखता रहा। फिर उसने मूसा बिगो को मुखातिब किया, मूसा बिगो, तुम दाना और अक्लमंद साबित हुए कि तुम मेरे पास आते हुए जिदाक बिन तुगराई को अपने साथ लेते आए। तेरे सिलसिले में मैंने जिदाक बिन तुगराई से मशवरा किया है और उसका कहना है कि तुम्हें संभलने का एक मौका दिया जाना चाहिए। लिहाजा जिदाक बिन तुगराई के मशवरे पर अमल करते हुए मूसा बिगो में एक बार फिर तुम्हें अपनी इताअत और फरमा बरदारी का इजहार करने का मौका देता हूं। तुम्हारे बचे कुचे वो लश्करी जिन्होंने हथियार डालकर इताअत और फरमा बरदारी का इजहार किया है और जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें भी मैं तुम्हारे साथ रिहा करता हूं। मूसा बिगो, यही नहीं, मैं तुम्हें एक बार फिर हेरात के वाली की हैसियत से बहाल करता हूं। अपने बचे कुचे लश्कर के साथ वापस हेरात जाओ और जिस तरह तुम पहले वहां के इंतजामात संभाले हुए थे ऐसे ही संभालो, बल्कि आइंदा ज्यादा मोहतात रहते हुए अपने लोगों की खिदमत करना और कभी भी सरकशी और बगावत के ख्यालात को अपने जहन में ना लाना। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। आने वाले दौर में अगर कभी भी तुमने सरकशी और बगावत की तो याद रखना, तुम्हें उस सिलसिले में कोई माफी नहीं मिलेगी और हिरात के किसी बड़े चौक में लोगों के सामने मैं तेरी गर्दन काटकर हिरात के सदर दरवाजे पर लोगों की इबरत और दर्स आमेजी के लिए लटका दूंगा। सुल्तान अल्परसलान के उस फैसले पर मूसा बिगो के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। आगे बढ़कर वो बड़ी आजिज़ी इरादतमंदी के साथ सुल्तान के दोनों हाथों का अपने दोनों हाथों में लेते हुए मुसाफा किया। पहले की निस्बत ज्यादा अकीदत का इजहार करते हुए उसने सुल्तान के दोनों हाथों को चूमा, फिर झुकते हुए पीछे हटा और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपने मुझे माफ करके मुझ पर वो एहसान किया है जिसे मैं मूसा बिगो जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा ना सिर्फ ये कि आपका कुलियतन मतीओ फरमा बरदार बनकर रहूंगा, बल्कि आइंदा दरपेश जंगों में आपके लिए हर तरह से रसद और कुमक का सामान फराहम करता रहूंगा। मूसा बिगो के उस जवाब पर सुल्तान अल्परसलान, जिदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर सब खुश हो गए थे। फिर सुल्तान के हुक्म पर मूसा बिगो के कूच का इंतजाम किया गया। थोड़ी देर बाद मूसा बिगो अपने बचे कुचे लश्करियों के साथ हेरात की तरफ कूच कर गया था। सुल्तान अल्परसलान ने अपने लश्कर के साथ वहीं कयाम कर लिया था। वो चाहता था कि लश्करियों को कुछ दिन आराम करने का मौका फराहम करे। साथ ही उसे अपने उन मुखबिरों की आमद का भी इंतजार था जो दियार बकर के हाकिम कुतलमिश बिन इसराइल और उसके लश्करियों पर निगाह रखने के लिए मुकर्रर किए गए थे।